हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। तो बच्चों, एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है मिशन नीट 24 और 25 का। लिविंग वर्ल्ड हम कंप्लीट कर चुके हैं। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, 11th क्लास का सेकंड चैप्टर भी हम स्टार्ट कर चुके हैं बच्चों। जोश बैच में, जुनून बैच में, समर्पण बैच में, संपूर्ण बैच में, सभी में, क्योंकि जितने भी बैचेज हैं, आप चाहे 11th क्लास में हो, आप चाहे 12th क्लास में हो या ड्रॉपर हो, 11th के चैप्टर्स तो भी सबको पढ़ने ही पढ़ने हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी स्टार्ट हो चुका है और आज बच्चों हम 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, 12th बायोलॉजी का, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फिजिक्स में 11th क्लास का चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड कंप्लीट हो चुका है बच्चों। समर्पण और संपूर्ण बैच के अंदर यूनिट्स एंड मेजरमेंट चल रहा है, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। 2 लेक्चर्स हो गए हैं बच्चों, एक लेक्चर हो गया, दूसरा आज स्टार्ट होगा। और सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो हमने सबके लिए फ्री और पब्लिक कर रखा है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बच्चों, उसमें 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज तीसरा लेक्चर होगा। ठीक है, अगेन जैसे लिविंग वर्ल्ड एक बेसिक चैप्टर है, उसी तरह से बच्चों जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स है, ये भी 12th क्लास में ये जो पूरी यूनिट है आगे हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जेनेटिक्स वाली जो यूनिट आएगी जिसमें इवोल्यूशन है बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है। इन सारी चीजों में ये आपका जो बेसिक चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स काम आने वाला है, क्योंकि जब भी हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे सब जगह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशंस, ये सारी चीजें, क्लोन, ये सारी चीजें बार बार आएगी। तो यदि ये बेसिक चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपको आगे कम तकलीफ आती है, आप बाकी के चैप्टर्स को भी अच्छे से समझ पाते हैं। बच्चों, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि बायोलॉजी एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसको आपको रटना मतलब बिना समझे कभी भी नहीं रटना चाहिए, है ना। लर्न तो करनी पड़ेगी बायोलॉजी, इनफैक्ट यदि अपन वही आम भाषा में बोले तो रटनी तो पड़ेगी, लेकिन 2 चीजें होती है। एक, किसी चीज को बिना समझे ब्लाइंडली हम रटे जा रहे हैं तो फिर आप कहीं नहीं पहुंचेंगे बच्चों बायोलॉजी में। ठीक है, और दूसरी चीज, आप पहले समझ रहे हैं और फिर याद कर रहे हैं तो डेफिनेटली जिस तरह से मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे, मैं खुद अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा, आप भी अपने डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। मेन इस चैप्टर में क्या बताया है एनसीईआरटी ने, जो 2 मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों के बेसिक्स को थोड़ा सा डिटेल में जाकर एक्सप्लेन करा है। और ज्यादा डिटेल कहां आएगी, इसी यूनिट की जब हम फर्दर चैप्टर्स पढ़ेंगे। फिर प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो सेकंड चैप्टर में देखेंगे 12th क्लास के, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ह्यूमंस में कैसे होता है वो हम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ही जुड़े हुए कुछ एस्पेक्ट्स हम देखते हैं बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जैसे इनफर्टिलिटी, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जैसे एमटीपी, ये सारी चीजें वहां पर आएगी बच्चों। ठीक है, लेकिन असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस बताने के पहले या उनके बेसिक्स को बताने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को इस चैप्टर में एनसीईआरटी डिफाइन करती है, और वो है बच्चों लाइफ स्पेन। और ये जो सिर्फ एक छोटा सा टर्म है और थोड़ा सा यहां पर डिस्कशन जो एनसीईआरटी ने इस टर्म के बारे में कर रखा है, ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप पिछले 15 साल के पेपर उठाकर देखेंगे तो सिर्फ इस इनिशियल डिस्कशन में से कई बार क्वेश्चंस आए हैं, सिंपल से क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन क्योंकि आप इस पार्ट को इग्नोर कर जाते हैं कि यार यहां से तो क्या क्वेश्चन बनेगा, या इसके प्रॉपर कंसेप्ट को क्योंकि नहीं समझते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आप गलत करके या छोड़कर आ जाते हो बच्चों। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो समझते हैं लाइफ स्पेन क्या होता है बच्चों। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पेन, है ना। कब से कब तक के समय को हम पूरा लाइफ स्पेन भाई हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं कि कितना लंबा हम जी रहे हैं, दैट इज आवर लाइफ स्पेन। लेकिन यहां पर जो मेन जो क्लिक है बच्चों, जिस पे आपको ध्यान रखना है, कौन सा टर्म है वो जो टेक अवे, वो ये है बच्चों, नेचुरल डेथ टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में। देखो, कोई बंदा है 25 साल की एज में, कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ होगी, तो क्या वो नेचुरल डेथ मानी जाएगी? नहीं, दैट इज एन एक्सीडेंटल डेथ। यदि वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो वो और लंबा जीता, है ना। किसी जगह आग लग गई, 10 लोग मर गए, तो वो जो 10 लोग वहां पर मरे हैं, यदि वो आग नहीं लगती, जो कि एक एक्सीडेंट माना जाएगा, तो वो और ज्यादा जीते। तो भाई 25 साल की एज में यदि कार एक्सीडेंट में मर गया तो 25 साल उसका लाइफ स्पेन नहीं माना जाएगा, बायोलॉजिकल लाइफ स्पेन, जब हम बायोलॉजी में लाइफ स्पेन की बात कर रहे हैं, है ना। एक्सीडेंटल डेथ नहीं होनी चाहिए, नेचुरल डेथ, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, आप बूढ़े होकर जो एक नेचुरल डेथ होती है वो हो रही है, तो फिर हम उसको लाइफ स्पेन में कंसिडर करेंगे।
और एक स्पीशीज के सारे इंडिविजुअल्स का लाइफ स्पेन हम क्या करते हैं, उसका एक एवरेज निकालते हैं बच्चों, वो फिर उस स्पीशीज का लाइफ स्पेन कहलाता है। क्योंकि हर इंडिविजुअल का एक स्पीशीज में, जैसे हम ह्यूमंस एक पूरी कंप्लीट स्पीशीज है, अब ह्यूमन स्पीशीज में क्या सारे ह्यूमंस का लाइफ स्पेन एक जैसा होता है? पॉसिबल नहीं है ना। कोई 60 साल जीता है, कोई 55 साल जीता है, कोई 75 साल जीता है, कोई 90 साल जीता है, कई तो शतक भी मार देते हैं, है ना। तो फिर हम कैसे कहेंगे भी ह्यूमन स्पीशीज का लाइफ स्पेन क्या है? तो ह्यूमंस की जितनी भी जिंदगी है, जितनी भी आयु रहती है, जितने साल वो जी रहे हैं, जिनकी नेचुरल डेथ हो रही है, उन सबका एक एवरेज हम निकालते हैं, एक बड़ी सैंपल साइज लेके एवरेज निकालते हैं और फिर उस बेसिस पर हम लाइफ स्पेन को डिफाइन करते हैं। और आपने देखा होगा बच्चों, अलग अलग कंट्रीज भी अपने अपने लोगों का लाइफ स्पेन बताती है और वो भी डिफरेंट आता है ना। लेकिन क्या कंसिडर करेंगे वहां पर? बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो समय होता है बच्चों, उसको यहां पर हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, आई थिंक सब कुछ प्रॉपरली सुनाई दे रहा है। हाँ बच्चों, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? चलो ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। तो आगे डेफिनेशन लाइफ स्पेन की समझ में। नाउ लाइफ स्पेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइजेस। दूसरा पॉइंट लाइफ स्पेन में, ऐसा नहीं है कि जिसकी साइज बड़ी तो उसका लाइफ स्पेन भी ज्यादा, जिसकी साइज छोटी तो उसका लाइफ स्पेन भी कम। ये सेकंड पॉइंट में एनसीईआरटी बोल रही है कि इट इज नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइजेस। फॉर एग्जांपल, यहां पर एग्जांपल दे रखा है कि यदि हम कोए और तोते की साइज की बात करें, क्रो और पैरट की साइज की बात करें, तो ऑलमोस्ट सेम होती है ना, दोनों बर्ड्स की साइज, बट उनका जो लाइफ स्पेन है बच्चों वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अभी हम आगे देखेंगे दोनों का लाइफ स्पेन, है ना। वहां पर ट्रिक्स भी बताऊंगा कैसे आप लाइफ स्पेन याद रख सकते हो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स की, जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। इसी तरह से बच्चों अपन मैंगो ट्री की बात करें और पीपल ट्री की बात करें, तो दोनों की साइज अगेन ऑलमोस्ट सेम, लेकिन लाइफ स्पेन अलग। मैंगो ट्री का रिलेटिवली काफी कम होता है एज कंपेयर टू पीपल ट्री। तो ये वाला पॉइंट भी हमें समझ में आ गया। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं बच्चों। Whatever be the lifespan, death of every individual organism is a certainty. That is, no individual is immortal except single celled organisms. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 स्टार मार्क कर लेना बच्चों उसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट? देखो, मृत्यु सबकी होनी है, डेथ सबकी होनी है, सबको मरना है, ये बोल रहा है। डेथ इज अ सर्टेनिटी फॉर एवरी इंडिविजुअल, बट, है ना, इमोर्टल का मतलब होता है अमर होना, कोई भी अमर नहीं है एक्सेप्ट, यहां पर लेकिन एक एक्सेप्शन दे रखा है। कौन इमोर्टल कंसीडर किए जाते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को हम इमोर्टल कंसीडर करते हैं। अब इसका क्या कारण है? देखो, एक तरीका तो ये कि बस हम इसको याद करके आगे निकल जाएं, फिर याद भी नहीं रहेगा और समझ में नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूजन भी होगा, गलत भी होगा। तो वो काम हमें करना नहीं है, हमें समझते हुए आगे बढ़ना है बच्चों। तो क्यों हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को इमोर्टल कह रहे हैं, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं बच्चों। देखो, यहां पर ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि चीजें पूरी विजिबल हो जाए। ठीक है, पूरा डायग्राम हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है बच्चों। अमीबा का यहां पर सेल डिवीजन आपको शो करा है। लिविंग वर्ल्ड ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और लिविंग वर्ल्ड में एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था, वहां पर मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की बात होती है तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, इन दोनों को हम सिनोनिम्स मानते हैं बच्चों सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में। क्यों? क्योंकि ग्रोथ कैसे होगी? सेल डिवीजन से। अमीबा 1 से 2 में डिवाइड हो रहा है बाइनरी फ्यूजन से, जब 1 से 2 सेल हो गई तो ये ग्रोथ भी मानी जाएगी, है ना। लेकिन अब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में दिक्कत हो जाती है कि यार क्या सेल डिवीजन को हम ग्रोथ के या फिर रिप्रोडक्शन के? ज्यादा बेटर क्या है? रिप्रोडक्शन के। क्यों? क्योंकि ये पेरेंट अमीबा है और इस पेरेंट अमीबा से 2 डॉटर अमीबा बन गए हैं बच्चों। आई नहीं आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है। तो ये तो बाइनरी फ्यूजन का तरीका कि कैसे एक अमीबा 2 में डिवाइड होता है। पहले न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है बच्चों, यहां पर ये रेड कलर का न्यूक्लियस है, देखो इसका। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट होता है, फिर साइटोप्लाज्म एक्सपेंड होना स्टार्ट होता है, फिर पहले न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट होगा, देखो 1 से 2 न्यूक्लियस हो गए, फिर साइटोप्लाज्म भी 2 में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से एक बड़े अमीबा से, पेरेंट अमीबा से 2 छोटे डॉटर अमीबा बन जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो भी बढ़ जाएंगे साइज में। अब
ये जो अमीबा है, क्योंकि ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है बच्चों, सिंगल सेल यूकेरियोट होता है, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हमने बात करी थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लास्ट लेक्चर में बच्चों। तो क्योंकि ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो हम इसको क्या मानते हैं बच्चों, इमॉर्टल मानेंगे। अब इमॉर्टल क्यों मानेंगे, अगेन है ना भाई, ठीक है, ये सारी चीजें तो समझ में आ गई कि सर अमर कैसे हुआ, ये तो मर गया ना, यहां से डिवाइड होकर ये दो नए प्राणी हो गए, नहीं, इमॉर्टल इसलिए मानेंगे बच्चों, इसका जितना भी जेनेटिक मटेरियल था बच्चों, वो इन डॉटर अमीबा के पास है, इसके पास भी है, क्योंकि पहले जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होगा और फिर दो न्यूक्लियस बनेंगे, और इसका जितना भी साइटोप्लाज्म था वो भी दो में डिवाइड हो गया है एक्सपेंड करके। कहने का ये मतलब है कि इसका जो प्रोटोप्लाज्म था, लिविंग पार्ट को हम बोलते हैं ना बच्चों सेल के, वो कहां खत्म हुआ, उसका कोई रेजिड्यू बचा ही नहीं है, पूरा का पूरा जो ये अमीबा था वो हम यूं कह सकते हैं कि इनफैक्ट मरा नहीं, कन्वर्ट हो गया है डॉटर सेल्स के अंदर। क्या बोल सकते हैं कि मरा नहीं है, डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गया है। आई नहीं आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का जो लिविंग पार्ट होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स, एवरीथिंग, बायोमोलिक्यूल्स, वो डायरेक्टली पूरे के पूरे डॉटर सेल्स में ट्रांसमिट हो रहे हैं बच्चों। किसी भी बायोमोलिक्यूल का रेजिड्यू पीछे नहीं बच रहा है, अवशेष नहीं बच रहा है, पूरा का पूरा वो, कहने का मतलब है हम यूं कह सकते हैं कि ये पेरेंट अमीबा अभी भी इन दो डॉटर अमीबा के फॉर्म में जी रहा है, मरा नहीं है। इसीलिए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या बोला बच्चों, इमॉर्टल बोला है। आ गई बात समझ में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। तो कोई आपसे कहे कि वे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्यों इमॉर्टल माना जाता है, आराम से आप बता सकते हो, ठीक है। Why do we say there is no natural death in single celled organisms? आगे बात समझ में, तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की डेथ ही नहीं हो रही ना भाई, जब क्योंकि वो क्या करता है, डेथ होने के पहले ही डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। नाउ रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आपको दे रखी है बच्चों। इट इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ, the offspring grow, mature and in turn produce new offspring, thus there is a cycle of birth, growth and death बच्चों। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, देखो क्या क्या टर्म्स हमें याद रखने, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों बोला है, अगेन लिविंग वर्ल्ड से कोरिलेट करो बच्चों, सारे चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, है ना, इसलिए मैं कहता हूं कि हर चैप्टर समझा हुआ होना चाहिए, एक चैप्टर का कंसेप्ट दूसरे चैप्टर में काम आता है। हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ चुके हैं, वहां पर हमने रिप्रोडक्शन भी पढ़ा था बच्चों, लिविंग वर्ल्ड में डिफाइनिंग है या नहीं है, डिफाइनिंग नहीं होता, डिफाइनिंग फीचर तीन ही बताए थे, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि रिप्रोडक्शन आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलता है बच्चों, लेकिन एक्सेप्शंस होते हैं, इसलिए इसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों बोला, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में आपको रिप्रोडक्शन नहीं मिलेगा, है ना, इस थोड़ी कि ये पेन अपने आप दो हो जाएंगे, ठीक है। इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करता है, उनको यंग वंस भी बोल सकते हो, ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हो, सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने जैसी। अब वो आइडेंटिकल यानी कि बिल्कुल डिट्टो जेरोक्स कॉपी भी हो सकती है, और जैसा हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है हायर एनिमल्स में, ह्यूमंस में बच्चों, हमारे में एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी नहीं होती पेरेंट्स की, मिलती जुलती होती, हाँ देखकर कह सकते हो इंसान का बच्चा है, कुत्ते का या बिल्ली का बच्चा नहीं है ना, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी हो। तो ये कहां पर डिफरेंस आ रहा है बच्चों, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो बिल्कुल जेरोक्स कॉपी बनती, क्यों बनती है आगे देखेंगे अपन जब डिटेल में असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखो बच्चों इस चैप्टर को हम तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, आज इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट, और लास्ट लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पूरा कंप्लीट। मतलब जैसे 3 लेक्चर्स में लिविंग वर्ल्ड हुआ, 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर भी हमारा बहुत तरीके से तबीयत से समझते हुए और याद करते हुए कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। आगे बात समझ में, जैसा मैंने आपको कहा है कि कुछ भी हो जाए 31 दिसंबर के पहले, मतलब इनफैक्ट वैसे तो और अर्ली हो जाएगा, लेकिन 31 दिसंबर के पहले पहले तो हमें पूरी बायोलॉजी, इनफैक्ट पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी निपटानी। हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री तो थोड़ा सा लंबा चल सकते हैं 15-20 जनवरी तक, क्योंकि आपको ये पता है बहुत लंबा सिलेबस होता है और उसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन बायोलॉजी की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि 31 दिसंबर के पहले पहले हम इसको कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। आगे ये चीज बात समझ में, बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों बोला, सिमिलर टू इटसेल्फ क्यों लिखा हुआ है, उसमें भी आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। देखो सिमिलर में ये होता है मिलते जुलते, और आइडेंटिकल होता है जेरोक्स कॉपी, दोनों चीजें पॉसिबल होती है। फिर जो ऑफस्प्रिंग यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं वो ग्रो करते हैं, पहले साइज में बढ़ेंगे, फिर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, रिप्रोडक्शन के कैपेबल होते हैं, है ना।
एंड इन टर्न प्रोड्यूस, जैसे ह्यूमंस में हम बात करते हैं प्यूबर्टी के बाद रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आती है, तो जब प्यूबर्टल चेंजेस आ जाते हैं और ह्यूमंस में मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं, गैमीट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है बच्चों, गैमीट बनने लग जाते हैं, फीमेल्स में ओवम और मेल्स में स्पर्म्स, तो फिर हम कहते हैं कि मैच्योरिटी आई। यहां पर मैच्योरिटी वर्ड रेफर्स टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी बच्चों। एंड इन टर्न प्रोड्यूस, और फिर अपनी जनरेशन को, स्पीशीज को कंटिन्यू रखने के लिए अगली ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। दस देयर इज अ साइकिल, लगातार हर जनरेशन में कौन सी साइकिल चलेगी, हर इंडिविजुअल का बर्थ होगा, फिर उसकी ग्रोथ होगी एंड डेथ हमें पता है सर्टेनिटी होनी ही होनी है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। आई थिंक यहां तक किसी को किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, है ना। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी, अब यहां पर इस पॉइंट में आपको बता रखा है, देखो पूरी एक एक लाइन जो है एनसीईआरटी की हम पॉइंट वाइज बनाकर लाएं प्रॉपर सीक्वेंस में, और यदि हम देखो अच्छे से समझें तो कितना कुछ है एनसीईआरटी के अंदर भी। अभी हमने चालू करे हुए ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गए हमें, और छठे सातवें पॉइंट पर हूं मैं अभी। एनसीईआरटी में देखो तो इतना सा पैराग्राफ ही शुरुआत की चाले तो आप ऐसे खा जाते हो, पढ़ते ही नहीं हो, ठीक। तो यही होती है असली पढ़ाई बच्चों, तभी सिलेक्शन होता है, तभी आप एक अटेम्प्ट में डॉक्टर बनते हो। तो रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन की, क्योंकि यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा, कोई भी एक स्पीशीज में जो एक पेरेंट जनरेशन है, जो प्रेजेंट जनरेशन है इस समय, जिसको हम पेरेंट जनरेशन भी बोल सकते हैं, यदि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन नहीं प्रोड्यूस कर पाती है, तो हमें पता है कि जो प्रेजेंट जनरेशन के इंडिविजुअल्स हैं उनकी डेथ तो होनी है, एक एक करके सब मरेंगे। और यदि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन, कोई भी इंडिविजुअल्स यदि अपनी नेक्स्ट जनरेशन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उस स्पीशीज में, प्रेजेंट जनरेशन वाले, तो फिर वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट, विलुप्त, खत्म हो जाएगी बच्चों। तो रिप्रोडक्शन का मेन सिग्निफिकेंस क्या है, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, स्पीशीज की कंटिन्यूटी जनरेशन के बाद जनरेशन के बाद जनरेशन, जनरेशन दर जनरेशन मेंटेन रहे बच्चों, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट इट्स, अगेन यहां से क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों नीट के अंदर, द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी, स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस में आया हुआ है, एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पांसिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेस, है ना। अब अभी जो हमने बात करी थी कौन से मेथड से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा, असेक्सुअल या सेक्सुअल, असेक्सुअल में भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं बच्चों, तो किस मेथड से या किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करता है, वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उनमें से कुछ फैक्टर्स आपको बता रखे हैं, कहाँ रहता है, किस तरह के हैबिटेट में रहता है, उसकी बॉडी की इंटरनल फंक्शनिंग कैसी है, बहुत ज्यादा हायर लेवल की फंक्शनिंग है, बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि हाउ इट रिप्रोड्यूसेस। नाउ अब ये जो यहां तक अपने रिप्रोडक्शन की पूरी सिग्निफिकेंस देख ली, लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ लिया, है ना। अब मैं पहले आपको असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस बता दूंगा, जो एक बेसिक डेफिनेशन है वो बता रहा हूं, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एनसीईआरटी में वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये पढ़ने के बाद आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, और वो पार्ट है आपको एनसीईआरटी ने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पेन दे रखे हैं बच्चों, है ना, और जितने ऑर्गेनिजम्स के दे रखे हैं इन सबके लाइफ स्पेन हमें याद होने चाहिए, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आता है, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आ जाता है जनरली। एक तरफ आपको ऑर्गेनिजम्स दे देंगे, एक तरफ आपको लाइफ स्पेन दे देंगे, है ना, जंबल्ड वे में ऊपर नीचे करके, और फिर आपसे कहेंगे सही मैच बनाकर आप सही ऑप्शन चुनो, ठीक है। तो यदि आपको उस तरह का क्वेश्चन करना है बच्चों, तो उसके लिए ये सारे लाइफ स्पेन याद होने चाहिए, और अब ये लाइफ स्पेन आप कैसे याद रख सकते हो वो मैं आपको बता दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल ट्रिक्स है, आराम से आप 3-4 ट्रिक्स में ही पूरे के पूरे लाइफ स्पेन याद कर लोगे। तो ये भी आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, तब फिर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होगा। तो पहले ये देख लेते हैं भाई, टाइप्स ऑफ, 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, किस बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन का, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन का, बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। रिप्रोडक्शन में एक ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है या 2 कर रहे हैं, एक ही पेरेंट से अगली जनरेशन हो रही है ना, और 2 से मिलकर अगली इंडिविजुअल या अगली जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है, अगला इंडिविजुअल हो रहा है या यंग वन हो रहा है प्रोड्यूस, तो फिर हम उस बेसिस पर ये 2 तरह के रिप्रोडक्शन को क्लासिफाई करते हैं। यदि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में, यदि एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट है बच्चों, तो फिर वो कहलाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगेन यहां ग्लिच, क्या ट्विस्ट है बच्चों, यहां पर भी एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो फिर क्या हो गया, एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2 पेरेंट की रिक्वायरमेंट तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन बाय चांस, ध्यान से सुनना, यदि
बाय चांस क्वेश्चन आ जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व 1 और 2 पेरेंट्स, असर्शन रीजन का मान लो क्वेश्चन है, क्या इस स्टेटमेंट को ट्रू मानोगे या फॉल्स मानोगे? अब एनसीईआरटी के हिसाब से चलें तो फिर क्या है भाई, यहां तो लिखा हुआ है 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सेक्सुअल है ना, उस हिसाब से तो वो स्टेटमेंट गलत है, लेकिन वो स्टेटमेंट सही है बच्चों। ठीक है, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं आज, आप नेक्स्ट लेक्चर में मेरे को बताओगे कि ये स्टेटमेंट क्यों सही है। ठीक है, अब यहां देखते हैं, तो इन जनरल जो एनसीईआरटी बात कर रही है उस हिसाब से यदि हम देखें बच्चों, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual, है ना। एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और उससे अगली जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है जो आइडेंटिकल भी होती है, जेरोक्स होती है बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आगे डिटेल में आ जाएगा, तो फिर उसको असेक्सुअल कहेंगे। लेकिन अगेन यहां पर एनसीईआरटी ने रायता फैला रखा है, क्या है ना, सिंगल पेरेंट तो चलो ठीक है, यहां पर कोई डाउट नहीं है इसमें, विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमेट। अब ये क्या संकट है भाई, है ना, गेमीट फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहां पर विदाउट ही होना चाहिए। ये मैं बता दूं क्यों लिखा हुआ है विद और विदाउट, यहां विद और विदाउट इसलिए लिखा हुआ है बच्चों क्योंकि पहले पुराने कंसेप्ट में, ओल्ड कंसेप्ट में, आगे हम पार्थेनोजेनेसिस की बात करेंगे बच्चों, उस पार्थेनोजेनेसिस को टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैटेगराइज किया जाता था। वहां पर गेमीट बनता है लेकिन फ्यूजन ऑफ गेमीट्स नहीं होता है, और ये पुरानी डेफिनेशन चलाती हुई आ रही है एनसीईआरटी। लेकिन न्यूअर कंसेप्ट में ये माना जाता है, पिछले 5-7 सालों में ये चेंजेस आ गए हैं, 10 सालों में चेंजेस आ गए हैं, अब पार्थेनोजेनेसिस को एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मॉडिफिकेशन माना जाता है, क्योंकि बच्चों जहां गेमीट फॉर्मेशन भी हो गई है, चाहे फ्यूजन नहीं हो रहा, वहां वेरिएशन आनी है, वहां पर जो इंडिविजुअल होगा वो अपने पेरेंट की डिट्टो कॉपी, जेरोक्स कॉपी नहीं हो सकता। यदि एक गेमीट से भी इंडिविजुअल बन रहा है, जैसा कि पार्थेनोजेनेसिस में बनता है विदाउट फ्यूजन, क्योंकि गेमीट फॉर्मेशन मियोसिस से हो रही है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, जीन रिकॉम्बिनेशन होता है बच्चों, तो जो नेक्स्ट इंडिविजुअल बनेगा वो डेफिनेटली वेरी करेगा अपने पेरेंट्स से। तो इस पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से यहां पर बोल रखा है, आपको सही कंसेप्ट याद रखना और एनसीईआरटी की लाइनें भी याद रखनी है, क्योंकि ये माँ बाप है हमारा, है ना। यदि एनसीईआरटी की लाइन आ जाती है एज इट इज तो फिर इसको सही मानेंगे, हमारी मजबूरी है, ठीक है, मार्क्स तो फिर वही दिलाएगी, लेकिन कंसेप्ट पता होना चाहिए। यदि सही कंसेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन आता है, ऑप्शन बनता है, तो फिर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2 गलतियां यहां पर, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ये विद और विदाउट वाली कर रखी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की जगह 1 पेरेंट भी हो सकता है, वो आपको होमवर्क दिया, वो आप मेरे को कल बताओगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, एक मेल एक फीमेल, पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट, गेमीट फॉर्मेशन भी होगा, फ्यूजन भी होगा, देन इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों, ठीक है। डिटेल्स ऑफ असेक्सुअल सेक्सुअल आगे आएगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आज के लेक्चर का, जहां से क्वेश्चन बनता है बच्चों, नीट में आ भी चुका है पहले कई बार, और वो है लाइफ स्पेन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, है ना। एक तो जो डायग्राम आपको दे रखा है एनसीईआरटी में, आप फिल कर लेना बच्चों, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। अभी जो हमने नोट्स अपलोड करे हैं इस चैप्टर के, आज के नोट्स जो आपको ऐप पे मिलेंगे, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो बच्चों, उनमें हमने ये जो ट्रिक वाला पार्ट है और ये जो अभी डायग्राम फिल कर रखा है, जानबूझकर आप छोड़ दिया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप खुद अपने हाथ से याद करके इनको फिल करो। और ट्रिक्स के केस में भी ट्रिक्स अभी आपको इसीलिए नहीं दिए कि अभी जो आपको ट्रिक्स बताई जाएगी, आप अच्छे से लेक्चर देख के उनको याद करोगे और खुद अपने हाथों से अपने नोट्स की कॉपी में ऐड करोगे बच्चों, है ना। जरूरी है, हर चीज रेडीमेड दे देंगे तो फिर आपका दिमाग बिल्कुल ब्लंट हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इसीलिए बच्चों आपको ऐप में क्वेश्चंस जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहे हैं वो भी 2 सेट में देने का हमने डिसीजन लिया है। अभी 1 सेट आपको प्रोवाइड करना हमने स्टार्ट कर दिया है, उसमें तो हमने क्या कर रखा है कि हर क्वेश्चन के नीचे ही उसका सोल्यूशन है, ताकि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बने। जैसे सॉल्व्ड एग्जांपल्स के फॉर्म में आपको हमने पहली शीट दी है, जो दूसरी शीट आपको दी जाएगी वो थोड़े समय के बाद दी जाएगी। एक पूरा पैटर्न है बच्चों प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस लगातार चलती रहनी चाहिए। एक साथ दोनों शीट कर लोगे तो फिर पता नहीं दोबारा कब करोगे, बहुत लंबा गैप आ जाएगा रिवीजन में, है ना। अभी पहला सेट करो 2 महीने, कुछ नहीं, डीपीपी भी दे रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दे रहे हैं ऑलरेडी, कमी नहीं है क्वेश्चंस की। आपको डीपीपी भी दे दी है, आपको प्रैक्टिस शीट का फर्स्ट सेट भी दे दिया है। करीब 2 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद आपको सेकंड सेट देना हम स्टार्ट करेंगे। तो ये मान के चलो कि पूरे साल हर चैप्टर की प्रैक्टिस हमारी चलती रहेगी, ऑटोमेटिक रिवीजन होता रहेगा हमारा। और यही तो एक तरीका है जो मैंने आपको बोला था कि सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होता, पढ़ तो सब रहे हैं, फिर क्यों सबका सिलेक्शन नहीं हो रहा भाई? क्योंकि जो प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से पढ़ता है उसका सिलेक्शन होता है। और ये प्लानिंग और स्ट्रेटेजी वो ज्यादा बेटर बता सकते हैं जिन्होंने खुद ये एग्जाम क्रैक कर रखा है बच्चों। जैसे मैंने खुद ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 196 के साथ एग्जाम क्रैक करा था,
हमारे समय तो 50% सिलेबस आउटसाइड एनसीईआरटी आता था, बहुत टफ पेपर आता था। 3 घंटे में 200 क्वेश्चन पूरे के पूरे करने होते थे, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 100 बायोलॉजी के बच्चों, है ना। लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लानिंग हो तो सब कुछ कर सकते हो बच्चों। मेरे साथ तो उस साल हेल्थ इश्यू भी हो गया था, मैं तो प्रॉपर कोचिंग भी नहीं कर पाया था, मुश्किल से 3 महीने कोचिंग किया था, पूरी सेल्फ स्टडी करी। तो मैं बच्चों सेल्फ स्टडी करके यदि सिलेक्शन ले सकता हूँ, तो ये जो आप 1.5 2 लाख रुपए फीस भर रहे हो, इसकी जरूरत नहीं है, और मुझे सही लगता भी नहीं है कि इतनी फीस होनी चाहिए। आज हम भी ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन में मात्र 25-30 हजार रुपए में हम पूरा कोर्स करवा रहे हैं बच्चों को, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट फीस। ऑनलाइन में आप देख सकते हैं कि इससे ज्यादा इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म विद क्वालिटी कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो बच्चों दिखावे पर मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ, ठीक है। चलो, तो एक तो ये फिल कर लेना, देख लो बच्चों, है ना, सारी चीजें यहां पर आपको दे रखी है लेक्चर में। इस वाली ये देखो, तो बनियन ट्री 200 साल, टोर्टोइज 100 से 150 साल का लाइफ स्पेन, पैरट करीब 140 साल, हम 100 से 150 याद रखेंगे, ठीक है। इजी हो जाएगा अभी हमारे लिए, क्योंकि ट्रिक में काफी इजी कर दूंगा आपके लिए। एलिफेंट 90 साल बच्चों, हॉर्स 60 इयर्स, क्रोकोडाइल 60 इयर्स, डॉग, बनाना ट्री दोनों 25 साल, काउ और क्रोका अगेन सेम है 15 साल, रोज 5 साल, राइस प्लांट, फ्रूट फ्लाई, बटरफ्लाई इनका बहुत कम कम होगा, राइस प्लांट का 3 से 4 महीने की एक फसल होती है, फ्रूट फ्लाई सिर्फ 4 वीक जीती है बच्चों, 1 महीना, और बटरफ्लाई तो उससे भी कम, सिर्फ 1 से 2 वीक का पूरा लाइफ स्पेन होता है बच्चों बटरफ्लाई का, जन्म भी ले लेगी, मेच्योर भी हो जाएगी और डेथ भी हो जाएगी उसकी 1 से 2 वीक के अंदर अंदर। अब ऐसे याद रखना बहुत मुश्किल है, अब कैसे याद रखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं आगे। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले ट्रिक देखेंगे हम बनियन ट्री, टोर्टोइज और पैरट का लाइफ स्पेन याद रखने के लिए। बनियन ट्री का कितना है, 200 साल है बच्चों, टोर्टोइज का 100 से 150 साल होता है, पैरट का आपको 140 दे रखा है, लेकिन आप 100 से 150 ही याद रखोगे, है ना, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं, ऐसे नहीं, कोई नहीं पूछेगा 110, 120, 130, 140, 100 से 150 याद रख लोगे, आपका काम हो जाएगा। इस रेंज में एक ही ऑप्शन आने वाला है आपके पास। अब हम कैसे याद रखेंगे, होटल रेस्टोरेंट सब गए होंगे कभी ना कभी, और वहां पर आपने देखा होगा कि हम खाना खाने के बाद कई बार, हमेशा, कुछ लोग हमेशा देते हैं, कुछ लोग कई बार देते हैं, मेरे से मत पूछना मैं क्या करता हूं, तो टिप देते हैं बच्चों, है ना। तो यहां पर उसी को लेकर हमने ट्रिक बना लिए, भाई 200 नहीं 100-150 की टिप दो। भाई का बी हमारे काम का है, यहां पर बनियन ट्री, बनियन ट्री लाइफ स्पेन 200 साल, 100-150 की टिप दो। इसमें टिप हमारे काम का वर्ड है, इसमें टी और पी हमें उठाना है, टी से टोर्टोइज और पी से पैरट, दोनों का लाइफ स्पेन कितना होगा, 100 से 150 साल, बात खत्म, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने पहले क्या करा बच्चों, देखो ये एक तरीका होता है सिस्टमेटिक चलने का, पहले आपने क्या करा, वो तो हैफेजर्ड वे में दे रखी थी सारी आपको, ये जो डायग्राम दे रखा है, किसी का कम किसी का ज्यादा, हमने उसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया, सारे लाइफ स्पेन्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लो, ये और जगह भी काम आएगी जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये चीजें क्या आप या तो चीजों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया करो पहले, मैं तो ये करता हूँ बचपन से, चीजें बहुत आसान हो जाती है फिर याद करना, ठीक है। उसके बाद फिर हमने और आसान कर दिया, मैं तो जनरली ट्रिक्स कम यूज करता हूं बच्चों, वैसे याद रखता हूं चीजें, लेकिन आप कर सकते हो। तो पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा के, अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में याद कर रहे हैं घटते क्रम में, सबसे ज्यादा लाइफ स्पेन से सबसे कम की तरफ चलेंगे, 3 ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पेन हमने याद रख लिया। अब नेक्स्ट 3, एलिफेंट, हॉर्स, क्रोकोडाइल, एलिफेंट 90 साल, हॉर्स और क्रोकोडाइल 60 साल। क्या ट्रिक है बच्चों, एलिफेंट की सवारी बड़ा होता है तो महंगी भी होगी, 90 में करवाई जा रही है साहब, है ना, कहीं पर हम गए घूमने गए, जैसलमेर गए, मिल जाएगा क्या वहां पर, घोड़ा तो मिल जाएगा, हाथी भी मिल जाएगा, ठीक है। और हॉर्स की 60 में करो भाई, हॉर्स की 60 में कर लो, उसकी सस्ती है। तो एलिफेंट का लाइफ स्पेन 90, हॉर्स का 60 साल। अब क्रोकोडाइल कहां गया भाई, क्रोकोडाइल करो में है ना, करो में क्रोकोडाइल बन जाएगा, अब थोड़ा सा तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, है? चलो नेक्स्ट, डॉग एंड बनाना ट्री दोनों का क्या है, 25 साल। क्या ट्रिक बनाई, पड़ोसी का डॉग क्या कर गया, हमारे 25 बनाना खा गया भाई, तो बनाना और डॉग दोनों की लाइफ स्पेन कितना हो गया, 25 साल हो गया। आगे बात समझ में, तो डॉग और बनाना ट्री दोनों का 25 साल लाइफ स्पेन होता है, कैसे याद रखेंगे, पड़ोसी का डॉग हमारे 25 बनाना खा गया, तो दोनों का लाइफ स्पेन 25 साल। अब बच्चों ट्रिक देखते हैं, 3 ऑर्गेनिजम्स की ट्रिक देखेंगे, काउ, क्रो, रोज, 15 15 5 साल, कैसे याद रखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, मजा आएगा सुनकर। 15th एनिवर्सरी, 15वीं एनिवर्सरी पे वर्षगांठ पर शादी की, चाचा ने
चाची को 5 रोजेस 5 गुलाब देकर खुश कर दिया भाई। इतने समय खुश हो गई चाची, बहुत बढ़िया है भाई, है ना। तो 15th एनिवर्सरी 15 साल, चाचा चाची काऊ क्रो सीसी, है ना, काऊ क्रो, 5 रोजेस, रोजेस का लाइफ स्पेन 5 साल, बात खत्म। आगे बढ़ो, लास्ट ट्रिक अगेन 3, राइस प्लांट, फ्रूट फ्लाई, बटरफ्लाई, तीनों का बहुत कम होता है, 3 से 4 महीने राइस प्लांट का, फ्रूट फ्लाई का 1 महीना, बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक, आधा महीना भी आप कह सकते हो, है ना। अब इसके लिए देखो, घी तेल ज्यादा खाओगे मोटापा बढ़ेगा, डायबिटीज होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जल्दी मरोगे, तो कम जियोगे, है ना। तो बटर खाओगे तो बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पेन इन तीनों में सबसे कम है 0.5 मंथ्स। फ्रूट्स खाओगे तो थोड़ा ज्यादा जियोगे भाई, हेल्दी है ना, 1 महीना याद रख सकते हैं हम। और राइस भी खाओगे फ्रूट्स के साथ साथ तो और ज्यादा जियोगे, 3 से 4 महीने और ज्यादा जियोगे, है ना। अब याद रखने के लिए देखो थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है ट्रिक में हेर फेर, तो लेकिन याद रह जाएगा आराम से। बटर खाओगे कम जियोगे, बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक यानी कि आधा महीना याद रखो आप, तो 2 वीक याद रख लो, ठीक है। फ्रूट्स खाओगे थोड़ा और ज्यादा जियोगे, तो लाइफ स्पेन थोड़ा सा बढ़ा दो, आधे महीने से 1 महीना कर दो फ्रूट फ्लाई का। और राइस खाओगे तो और ज्यादा जियोगे, तो 1 महीने से और थोड़ा बढ़ा दो, 3 से 4 महीने कर दो राइस प्लांट का बच्चों। आगे बात समझ में, तो आज के लेक्चर में लाइफ स्पेन क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पेन कैसे याद रखोगे, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है, रिप्रोडक्शन का मेथड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किस बेसिस पर रिप्रोडक्शन को क्लासिफाई करते हैं, और कौन से 2 मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल सेक्सुअल, उनको कैसे डिफाइन करते हैं, और उनमें एनसीईआरटी ने क्या गड़बड़ कर रखी है उनकी डेफिनेशन में, ये सब आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है बच्चों, ठीक है। आज का लेक्चर यही वाइंड अप करेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट। मेरा देखेंगे आप, एक ट्रेंड है, मेरी एक आदत है कि जो पहला एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है किसी भी चैप्टर का, मैं शॉर्ट एंड स्वीट ही लेता हूं। उसमें एक भूमिका अपन बनाते हैं कि हमें चैप्टर में आगे क्या पढ़ना है, बेसिक्स के बारे में बात करते हैं, ताकि पूरा चैप्टर आगे अच्छे से समझ में आए और इंटरेस्टिंग वे में समझ में आए। अब आपको एक और चीज महसूस हो रही होगी, ये जो हमारा तरीका है पढ़ाने का, जहां पर हम लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपके लिए ऑलरेडी मेहनत करके नोट्स बनाकर ला रहे हैं। मैं पूरी एनसीईआरटी को पॉइंट वाइज करके ला रहा हूँ। लास्ट ईयर तक ये देखो, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, मेरी ही हैंड राइटिंग है, खुद हाथ से नोट्स बनाता था, है ना, क्योंकि थोड़ा डिटेल में ज्यादा पढ़ा रहा था। लेकिन अब ट्रेंड देख रहे हैं, पिछले 4 साल से लगातार पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है, और इस बार तो पूरा ऑलमोस्ट 100% एक क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो 99 क्वेश्चन एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन थे बच्चों। तो अब समय के साथ देखिए बदलना बहुत जरूरी होता है, जो नहीं बदलता है वो पीछे रह जाता है। हमारी प्रायोरिटी क्या है, आपका सिलेक्शन हो। बायोलॉजी में 360 में से 360 है, उसके लिए क्या जरूरी है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन का हमें डिटेल्ड फाइन डिसेक्शन करना है, पोस्टमार्टम करना है। तो इसीलिए अब पढ़ाने का तरीका बदल लिया। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आपको लिखकर या पॉइंट्स में ऐड करके हम ला रहे हैं। लिविंग वर्ल्ड में भी हमने देखा, हर्बेरियम शीट का साइज नहीं दे रखा था, हमने वहां इंक्लूड करा। कैटलॉग की डेफिनेशन नहीं दे रखी थी, हमने वहां इंक्लूड करी। तो जो एडिशनल पॉइंट्स जरूरी हैं वो आपको इन्हीं एनसीईआरटी के पॉइंट्स में मिल जाएगी, इन्हीं नोट्स में मिल जाएगी बच्चों। आगे बात समझ में। और दूसरा चेंज हमने क्या करा, अभी एनसीईआरटी पैराग्राफ फॉर्म में है, हमने पॉइंट वाइज कर दिया, क्योंकि ये तो आप सब जानते हो और फील भी करा होगा कि पॉइंट वाइज चीजें ज्यादा इजीली याद होती है बच्चों। तो इसी तरह से आगे भी हमारी जर्नी चलती रहेगी। बायोलॉजी का लेक्चरिंग खत्म होता है बच्चों शेड्यूल्ड टाइम पर, यानी कि 8:50 पर आपका फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट होगा। नहीं, आज केमिस्ट्री का लेक्चर है, सेकंड लेक्चर, और तीसरा लेक्चर फिर आपका फिजिक्स का है 10:10 से, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट का बच्चों, सेकंड लेक्चर, है ना। और एसबीसीओसी सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का आज थर्ड लेक्चर है। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम अ फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटर डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।